नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधारभूत संरचना और कृषि आगत। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में क्या देखेंगे हम लोग? इस चैप्टर में बीज देखेंगे, बीज क्या होता है, और उसके बाद सिंचाई, उर्वरक, कृषि यंत्र, ये चार चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो इन सभी चारों चीज़ों का हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। ठीक है, तो हमारे ग्राम समाज ग्राम विकास के अंतर्गत ये जो है क्रम, ये 15वां क्लास है। ठीक है, ये कौन सा क्लास है? 15वां क्लास है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिए, या तो फिर अनूप स्टडी जोन के चैनल पे जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट में ग्राम समाज ग्राम विकास खोल के देख सकते हैं। वहाँ पर लेखपाल के लिए और सभी एग्जामों के लिए जहाँ जो हिंदी आते हैं वो हिंदी भी वहाँ पर पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आधारभूत संरचना और कृषि आगत। इसके अंतर्गत ये चार चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। बीज क्या होता है? बीज क्या होता है? इसके बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग कंपनियों ने, अलग अलग समितियों ने, सब ने अपनी तरफ से क्या हुआ है, बीज का परिभाषा दिया है। लेकिन एक बार क्या हुआ है, एग्जाम में बीज से एक चीज पूछा हुआ है कि बीज है एक परिपक्व भ्रूण। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है और एक परिभाषा भी है जो इस तरह से हम बीज को परिभाषित कर सकते हैं। अपने अनुसार बीज को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। और इसमें जब परिपक्व भ्रूण की जब बात आती है तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इसीलिए इसी परिभाषा को ही देखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है बीज? क्या होता है? एक परिपक्व भ्रूण होता है जिसमें एक पौधा छिपा होता है, और पौधों के जो आरंभिक पोषण के लिए जो खाद्य सामग्री हो, ठीक है, जो अगर कोई बीज लगाया जाता है तो उसके लिए क्या हो, पौधों के लिए एक आरंभिक पोषण के लिए क्या हो, खाद्य सामग्री हो, और वो जो बीज होता है वो कवच से ढका होना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो कवच से ढका होगा और उनके लिए तभी जाकर एक अनुकूल परिस्थिति होगा और जिससे उस बीज से एक स्वस्थ पौधा जो होगा पैदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से बीज की परिभाषा को हम लोग देख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उत्तम बीज कृषि उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधारभूत निविष्टि है, और उत्पादन की वृद्धि से में इनका योगदान जो है 20% से 25% तक का है। ठीक है, 20% से 25% तक का है। इसके बाद देखिए, बीज से एक परियोजना है, राज्य बीज फार्म परियोजना। राज्य बीज फार्म परियोजना 1950 के पूरे भारतवर्ष में बीज उत्पादन लगभग असंगठित किसानों के लिए अच्छी बीज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य बीज फार्म परियोजना 1956-57 में इसकी शुरुआत की। किसके लिए? अगर आपसे पूछा जाता है राज्य बीज फार्म परियोजना जो है वो किस चीज के लिए केंद्र सरकार ने चलाया, तो वो चलाया था अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए। अच्छी किस्म के बीज को उपलब्ध कराने के लिए कब चलाया था? 1956-57 में। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बनता है राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम, ये राष्ट्रीय बीज निगम, इसका इंग्लिश होता है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, NSC। NSC जो होता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऐसा कह लें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन, उसके नियंत्रण में रहता है। ठीक है, और ये जो है भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत अनुसूची बी का एक प्रथम श्रेणी का मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, NSC की स्थापना कब हुई थी? NSC की स्थापना हुई थी 1963 में, और इसकी जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, बीज भवन नई दिल्ली, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। वर्तमान में राष्ट्रीय बीज निगम जो है अपने पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से लगभग 600 किस्मों के बीजों की उत्पादन कर रही है, और देश भर में इसके लगभग 12,500 पंजीकृत जो है बीज उत्पादक हैं। कितने हैं? 12,500 पंजीकृत बीज उत्पादक। ठीक है, जो अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र में, या ऐसा कहें जो अलग अलग कृषि जलवायु प्रदेश होते हैं किसी भी राज्य का, तो वहां पर जो भी जलवायु परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार बीज उत्पादन का कार्य करती हैं।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स हैं जो ग्रीन में किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, अगर आपने इससे पहले की सारी क्लासेस देखी हैं तो वहाँ पे हमने जो भी ग्रीन से किए हैं आपको हमने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। तो बीज विकास, उत्पादन और वितरण से संबंधित कार्यों के प्रावधान के लिए एक अधिनियम चलाया गया, भारतीय बीज अधिनियम 1966 में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। बीज बैंक की स्थापना कब हुई? बीज बैंक की स्थापना हुई 1999 से 2000 वर्ष में। तो बीज बैंक की स्थापना 1999 से 2000 वर्ष में स्थापित किया गया। शुद्धता के आधार पर बीज को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए बीज को हम और सारे भागों में मतलब ऐसा कर सकते हैं और वर्गीकरण कर सकते हैं और प्रकार से, लेकिन ये जो है शुद्धता के आधार पर बीज को कितने भागों में बांटा जाता है ये हमको याद रखना है। तो इसके 4 हैं, प्रजनक बीज और आधार बीज और पंजीकृत बीज और प्रमाणित बीज। तो ये 4 प्रकार के बीज होते हैं जो शुद्धिकरण के अनुसार से मतलब शुद्धता के अनुसार होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने राष्ट्रीय बीज निगम और इस बीज के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे अगला सिंचाई। सिंचाई के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंचाई से प्रश्न पूछता है भारत के संक्षेप में भी और राज्य के संक्षेप में भी। जो भी सिंचाई से लेकर पंचवर्षीय योजना में हालांकि हमने इसके बारे में बात किया है, क्योंकि पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही तो सिंचाई से संबंधित और किसी से संबंधित बातें हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध ये सब चीज़ें नहरें जो थी बनाई गई थी, बांध बनाई गई थी। तो सिंचाई के अंतर्गत जो भी चीज़ें होंगी सारे फैक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, एक भी चीज़ छूटने नहीं पाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दिया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं हमको और उसका जवाब आपको ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी हैं लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। और क्या कहते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम समाज ग्राम विकास उनका एक तरह से ना के बराबर है, तो उनको ये क्लास जरूर दिखाएं, तो उनके पास जरूर ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंचाई के बारे में। आज़ादी के बाद भारत पूरी तरह से खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर नहीं था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज़ादी के बाद खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर नहीं था। देश में जो था खाद्यान्न संकट जो था वो बहुत गहरे रूप से उभर रहा था। तो उसको दूर करने के लिए क्या होता था कि देश में बाहर से जो होता था खाद्यान्न वस्तुएं लाई जाती थी। खाद्यान्न वस्तुएं जो होती थी वो आयात किया जाता था। भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को बढ़ावा दिया गया था। आपने पंचवर्षीय योजना का क्लास नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर पहले पंचवर्षीय योजना को जरूर देखें। पंचवर्षीय योजना को हमने 1 से 12 तक पंचवर्षीय 2 क्लासों में पढ़ाया है और उसके बाद हमने पंचवर्षीय योजना में जितनी भी योजनाएं चली हैं योजनाओं को और जो करंट में योजनाएं चल रही हैं, उत्तर प्रदेश योजनाएं चल रही हैं, सारी क्लासेज आपके लिए उपलब्ध हैं, आप जाकर देख लीजिए। तो भारत में खाद्यान्न को जो संकट था उसको दूर करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या हुआ था, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी जिसमें कृषि और सिंचाई को बल दिया गया था। तो पहली पंचवर्षीय परियोजना में आप देखेंगे कृषि को बढ़ावा देने के लिए भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध और बांध जो है इन दोनों के सहित भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध सहित और सारी सिंचाई परियोजनाएं इसी अवधि में चलाई गई थी। सरकार के प्रयासों के चलते 1947 से अब तक कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 2015 के आंकड़ों को देखें तो वहां पे आप देखेंगे कि शुद्ध बोए गए जो क्षेत्रफल का जो सिंचित भाग है वो मात्र कितना है, 46% ही है और जो शेष 54% है वो अभी भी वर्षा पर आधारित है, वर्षा जल पर मतलब डिपेंड है। ठीक है, सिंचाई के लिए भारत में आप देखेंगे तो कुआं, तालाब, नलकूप यही सभी चीजें आपको साधन के उपयोग में दिखेंगे। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे इस तरह पूछ लिया जाए कि कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से
कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित वाला राज्य तो पंजाब हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला और यहाँ पर भी सिंचित क्षेत्रफल वाला, लेकिन यहाँ पर कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से और यहाँ पर भारत में सर्वाधिक सिंचित वाला प्रदेश, तो ऐसे है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे पंजाब है, और यहाँ पे जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है इसके उत्तर प्रदेश है, उसके बाद कौन सा राज्य है, राजस्थान है, और उसके बाद तब पंजाब, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वो महाराष्ट्र है, और उसके बाद राजस्थान है। ठीक, चलिए आगे हम लोग और बात करेंगे सिंचाई के बारे में। महाराष्ट्र का जो अधिकांश क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। मानसून के जो अरब सागर शाखा है पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्सों पर तो वर्षा करती है, लेकिन जो पूर्वी हिस्सा होती है वहाँ पे छूट जाता है। देखिए ऐसा समझिए, देखिए ये हमारा प्यारा जो है भारत हो गया। अब भारत में ये जो पश्चिमी घाट है ये लगभग यहाँ से ऐसे है ना, ऐसे जो पश्चिमी घाट है यहाँ से जब अरब सागर की हवाएं चलती हैं, ऐसे करें जब भी यहाँ से बादल चलते हैं तो ये आकर इस घाट से टकराती हैं, इस पर्वत से। ठीक है। तो यहाँ से जब टकराती है, पश्चिमी घाट से जब टकराती है तो यहाँ पर ही इसी वाले क्षेत्र में जो होती है वर्षा हो जाती है, इस क्षेत्र में। लेकिन इसके इस पार इस पश्चिमी घाट के पूर्वी दिशा में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। ऐसा कहें कि सूखा क्षेत्र यह होता है ना, ये क्या होता है, सूखे रह जाते हैं। तो ऐसा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है वो देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको ये पूरा नक्शे से बता दिया, समझ में आया होगा जरूर। ठीक है। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र जो है वो कुआं नलकूप में भी जाहिर सी बात है नहीं लगाए जा सकते। क्यों नहीं लगाए जा सकते भाई, क्योंकि यहाँ पर जो भूमि है वो क्या है, पथरीली है। इसके साथ ही यहाँ वर्षा भी नहीं होती है, तो यहाँ पर तालाब भी नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो देश में कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है, कुआं का है और नलकूप का है। और नहरों द्वारा देश में लगभग 32% जो है वो तालाबों द्वारा और 6% जो है वो सिंचाई द्वारा। ठीक है। नहरों द्वारा अगर देश में बात किया जाए तो 32% क्षेत्रफल जो है सिंचाई होता है, और तालाबों द्वारा 6% सिंचाई होता है, और जो शेष और 5% है वहाँ पर अन्य साधनों द्वारा। ठीक है। और उसके अलावा जो बचते हैं वो वर्षा पर आधारित हैं, वर्षा वृष्टि छाया जो होती है। उसके बाद देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछता है देश में नहरों द्वारा सिंचित जो शीर्ष राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद कौन सा है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब, ये तीन। ठीक। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों का, देखिए भारत हो गया, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश ऐसे। ठीक है। यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी नदियाँ हैं, कृष्णा और गोदावरी नदी है। ये नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ इन दोनों नदियों से आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्या निकाली गई हैं, नहरें निकाली गई हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहरें निकाली गई हैं, और यही कारण है कि जो आंध्र प्रदेश है वो नहरी सिंचाई के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा जो सिंचाई परंपरागत रूप से की जाती रही है, और जिसका मुख्य कारण क्या है, भौगोलिक स्वरूप है वहाँ का। ठीक है, भौगोलिक स्वरूप। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग क्या है, पठारी है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, जब आप भारत का मैप देखेंगे ऐसे इस तरह से है भारत का मैप, तो ये जो भाग है, ये जो भाग है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है, पठारी भाग है। ठीक है, ये पठारी भाग है। तो भूमि यहाँ पर क्या है, पथरीली है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो नहरें होती हैं बनाया जा सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन क्या होता है, पथरीली होने के कारण बनाना, जो नहर बनाना होता है वो आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर नहरें बना भी दी जाए तो जो पथरीले हैं तो वहाँ पर रंध्र बन जाएंगे, छेद बन जाएंगे, और नहरों का पानी क्या होगा, निकल जाएगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पर ये जो दरारें पाई जाती हैं इससे भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद कुआं
कुएं की बात करें तो कुआं खोदना क्या है, कुआं खोदना तो और भी दिक्कत हो जाएगी। जब नहर खोदने में इतनी परेशानी हो रही है तो कुआं खोदने में और दिक्कत हो जाएगी। और पथरीले हैं तो जल की संभावना भी बहुत कम बन सकती है। तो यहाँ क्या होता है, अगर हम लोग नदियों से भी नहर निकाल दें, चलिए मान लीजिए हम नहर की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में हम नदियों से, जो नदियां बह रही हैं वहां से हम क्या करेंगे, नहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए निकाल दी, लेकिन यहाँ की जो नदियां हैं वो क्या है, मौसमी है। यहाँ की नदियां मौसमी है, मतलब जब बरसात होगी तब नदियों में पानी ज़्यादा होगा और वो बहेगा, तब जाकर नहरें काम करेंगी। जब बरसात होगी तो नहर की क्या काम है, जब बरसात होगी तो खुद ही सभी सिंचाई क्षेत्र अपने आप भीग जाएंगे, सिंचाई हो जाएगी उनकी। तो इस तरह क्या होता है, तो इन नदियों में क्या होता है कि इन क्षेत्रों में, माफ करिएगा, इन क्षेत्रों में कृषि समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ही नहीं कि उन नदियों से क्या निकाला जाए, नहर निकाला जाए। यहाँ पर क्या होता है, पथरीला होने के कारण, उबड़ खाबड़ होने के कारण यहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, थालानुमा स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे इस तरह से पाई जाती हैं, ऐसा ना, तो उबड़ खाबड़ से है। तो ये क्षेत्र होते हैं, ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे क्या होगा, जब भी बारिश होगी तो यहाँ पे पानी रुक जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जल भर जाएगा इसमें, और जब जल भर जाएगा तो यहाँ पर एक सिंचाई का साधन ये बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, चट्टानी होने के कारण इसका रिसाव भी नहीं होता है ना, इस चट्टानी होने के कारण इसका रिसाव भी नहीं होगा। और तालाबों में इनमें क्या होता है, देर तक पानी रहेगा, ये तालाब टाइप बन जाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे तो उबड़ खाबड़ नहीं, बहुत बड़े बड़े उबड़ खाबड़ रहते हैं। तो चट्टान होने के कारण इनका रिसाव भी नहीं होता है और बहुत देर तक इसमें क्या होता है, जल बना रहता है। तो दक्षिण भारत में तालाब से, ऐसे इस प्रकार के तालाब से सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, देश के तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आंध्र प्रदेश और इसके बाद दक्षिण भारत में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु में होता है। अगर नलकूपों की बात करें देश में नलकूपों से, तो सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद है पंजाब और बिहार। ठीक है, पंजाब दूसरे नंबर पे और बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंचाई से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, हम लोगों ने सिंचाई से देख लिया, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे उर्वरक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उर्वरक के बारे में जानेंगे। तो उर्वरक सबसे पहले क्या होता है, कृषि में उपज को बढ़ाने के लिए एक रसायन प्रयुक्त होता है जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सहायता करती है। और पानी में शीघ्र घुलने से ये रसायन मिट्टी में और पत्तियों में छिड़काव करके प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग छिड़काव विधि और जो भी विधियां हैं, उर्वरक कैसे छीटा जाता है, कैसे उसको फसल में छीटा जाता है, ये लोग हम अभी विधियां देखेंगे। ठीक है, तो पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा और ऊपरी छिड़काव करने पर पत्तियों द्वारा उर्वरकों को अवशोषित कर लेते हैं। उर्वरक पौधों के लिए तो आवश्यक तत्वों को तत्काल पूर्ति दे देता है, तत्काल पूर्ति कर देता है, लेकिन इनके प्रयोग से कुछ दुष्परिणाम भी हैं। क्या है, ये लंबे समय तक मिट्टी में बने नहीं रहते हैं और सिंचाई के बाद ये जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं और जल के साथ नीचे चले जाते हैं, जमीन में चले जाते हैं और नीचे जो भौमिक जल है उसमें मिल जाते हैं और उसको दूषित कर देते हैं। तो इस तरह क्या हो रहा है कि इस समय जीवाणुओं और जो सूक्ष्म जीवों के लिए जो होते हैं मिट्टियों में, जाहिर सी बात है, जो नाइट्रोजनीकरण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, उनको क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ से फसल की थोड़ी सी मिट्टी की बर्बादी होती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है। इसलिए इस समय आप देखेंगे कि जैविक जो खाद हैं, जैविक उर्वरक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय जैविक उर्वरक को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भारत में अगर पूछा जाए सर्वाधिक उर्वरक का प्रयोग, सर्वाधिक खाद का प्रयोग करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है, वो राज्य पंजाब है। अब हम लोग अगर उर्वरक का वर्गीकरण करें तो 4 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। कार्बनिक मतलब जो जैविक उर्वरक है, जैसे कंपोस्ट, यूरिया। अकार्बनिक उर्वरक, अमोनिया नाइट्रेट। और उसके बाद प्राकृतिक उर्वरक जैसे पीट हो गया। और कृत्रिम उर्वरक जैसे चौथा है कृत्रिम उर्वरक जैसे सुपर फास्फेट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे पौधों के लिए पोषक तत्व। ये हमने ग्रीन में दिया है, ये हमने जो पिछले अभी स्लाइड में बताया आपको। बेहतर परिणाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो हम लोग पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमको उर्वरक के द्वारा पौधों को मिलते हैं, हालांकि फसलों के लिए जो पोषक तत्व हैं उसको हम लोगों ने क्लास में देख लिया है। और क्लास कौन सी क्लास में देखा है? भारतीय कृषि में। भारतीय कृषि में फसलों में जो भी आवश्यक पोषक तत्व हों, चाहे बोरान हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी है, सल्फर, गंधक, जो भी है, उनको हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से देखा है। और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोगों ने इस क्लास में देखा है। तो आप जाकर भारतीय कृषि देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वो बात करेंगे जो उर्वरक के द्वारा फसलों को मिल रही है, उन पोषक तत्वों को। तो इनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रमुख तत्व में, और दूसरा द्वितीय पोषक तत्व में, और उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, मतलब कि सूक्ष्म पोषक तत्व में। ठीक है। पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, मुख्य तत्व, प्रमुख तत्व हैं, इनको जैसे 3 हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कहते हैं, पोटेशियम को पोटास कहते हैं। और उसके बाद द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। तो सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप इनको याद रखिएगा। और ये जो सेलेनियम है, ये देखिए सेलेनियम, ये सेलेनियम जो है कुछ देशों में के उर्वरक में पाया जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, तांबा को कॉपर कहते हैं, और मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो रासायनिक उर्वरक भारत में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, उनको पहचानने की विधि देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पहचानने की विधि से ही आता है। क्योंकि गांव में हम लोग कृषि करते हैं, गांव में ग्रामीण लोग जो होते हैं कृषि करते हैं, तो जो कृषि करते हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जो भी किसान भाई हैं वो डीएपी, यूरिया, सुपर फास्फेट, इन सब चीज़ों का जो है जानकारी जरूर रखते हैं। और इनको पहचानने की विधि इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि हम लोग ग्राम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्राम विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्राम का समाज और उस समाज का विकास कैसे हो, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो चीज़ें आ रही हैं हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? कुछ रासायनिक उर्वरक देखने वाले हैं जो प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरिया। ठीक है। यूरिया ये क्या होता है? सफ़ेद कलर का होता है, दाना दाना होता है, गोलाकार होता है और चमकता रहता है। ठीक है। तो ये अगर हम उसको पानी में घोलेंगे ये तुरंत घुल जाएगा, और अगर उस पानी को हम लोग छुएंगे, टच करेंगे, तो वो ठंडा महसूस होता है। ठीक है। लेकिन अगर एक तरह से और इसको प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यूरिया को क्या करें, हम लोग गर्म तवे पे रखें, गर्म तवे पे रखेंगे तो ये क्या होता है कि पिघल जाता है, और धीरे धीरे पिघलते पिघलते आप देखेंगे वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, सब क्या होता है, उड़ जाता है, कुछ नहीं बचता है वहाँ पे। तो ये रहा यूरिया की पहचान विधि। डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है। तो डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट ना। तो इसको कैसे पहचानेंगे? ये होता है, ये जो यूरिया होता है उससे सख्त होता है ना, ये क्या होता है उसमें, उससे सख्त होता है, ये दानेदार होता है, भूरे रंग को लेकर काला टाइप का होता है, काले भूरे बादामी रंग में लेकर होता है। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे जो किसान भाई छींटते हैं इसको, अगर ये नाखून में लग जाता है तो नाखून में लगने पर क्या होता है, जल्दी छूटता नहीं है। ठीक है। जल्दी उसका कलर जो है भूरे रंग का हो जाता है, काले रंग का, वो छूटता नहीं है। डीएपी को अगर हम कुछ दानों को लेकर अगर तंबाकू की तरह रगड़े, जैसे गांव में तंबाकू रगड़ा जाता है, तो तंबाकू की तरह रगड़ेंगे तो उसमें माफ़ करिएगा, जो अगर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर रगड़ें, जाहिर सी बात है तंबाकू के साथ चूना मिलाकर ही रगड़ा जाता है, तो वहाँ पे अगर चूना मिलाकर रगड़ें तो एक गंध टाइप की उत्पन्न होती है। ठीक है। एक गंध उत्पन्न होती है जिसे सूंघना क्या होता है, असहाय होता है, वो बहुत तीक्ष्ण होता है। ठीक है। क्या होता है, बहुत तीक्ष्ण होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर इसको तवे पे रखें तो, तवे पे रखेंगे तो ये उड़ेगा नहीं, ये क्या होगा, ये गोलाकार का जैसे भी होगा, तो ये उड़ेगा नहीं, ये फूल जाएगा। क्या होगा, ये फूल जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट कैसे पहचानेंगे? ये भी सख्त होता है, अगर इसको हम नाखून में लेकर से तोड़ने की कोशिश करें तो वो टूटेगा नहीं।
ये भी रंग इसका क्या होता है, डीएपी की तरह ही होता है, काला भूरे रंग का होता है, इसलिए इन दोनों में मिक्स अगर कर दें तो आप पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके जो होता है ये, इसमें ये अंतर होता है कि डाई अमोनियम फास्फेट क्या होता है, दानेदार के रूप में होता है, और सुपर फास्फेट जो होता है चूर्ण के रूप में होता है, पिसा हुआ होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखिए सुपर फास्फेट में मिलावटी बहुत होता है, तो इसे सावधान बरतने के लिए आपको जानना जरूरी है कि सुपर फास्फेट कैसे पहचाने और डीएपी को कैसे पहचाने। तो डीएपी और एनपीके, डीएपी और एनपीके इन दोनों के मिक्सरों को अगर मिला दिया जाए, तो सुपर फास्फेट में मिला दिया जाए तो पहचान नहीं पाएंगे आप। तो इस तरह से सुपर फास्फेट में मिलावटी किया जाता है। तो किसान भाई आप इससे ज़रूर सावधान रहेंगे। चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को कैसे पहचानेंगे, जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट का जो होता है मिलावटी रसायन होता है, और अगर इसमें हम लोग भौतिक रूप से देखेंगे तो नकली असली की पहचान बहुत कठिन हो जाती है। डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट के घोल को मिलाने पर थक्केदार घना अवक्षेप बन जाता है, मतलब जब हम डीएपी के घोल को जिंक सल्फेट मिलाएंगे तो थक्केदार बन जाता है, और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होता है। जिंक सल्फेट के घोल में अगर हम लोग पतला सा कास्टिक सोडा का घोल जो है मिला दें तो वो सफ़ेद मटमैला और माड़ जैसा क्या होता है, अवक्षेप बन जाता है, जिसमें गाढ़ा कास्टिक सोडा घोल मिलाने पर जो होता है वो अवक्षेप होता है पूरी तरह से क्या होता है, घुल जाता है। तो इस तरह से आप जिंक सल्फेट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट है तो उसके अवक्षेप नहीं खुलेगा, तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं। अगला है पोटास खाद। इसको कैसे पहचानेंगे, ये सफ़ेद कलर का होता है, पीसे नमक और लाल मिर्च जैसा इनका मिश्रण होता है, जो नमक होता है पिसा हुआ और लाल मिर्च होता है इनके मिश्रण के जैसा होता है, और ये कण नम करने पर आसानी से क्या होते हैं, चिपकते नहीं हैं। जैसे इनको नम कर दिया जाए तो आसानी से चिपकेंगे नहीं। ठीक है, देखिए इनको एक पहचानने की विधि है कि पानी में अगर इसको घोल दिया जाए तो खाद का जो लाल भाग होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसमें 8% नाइट्रोजन, 8% फास्फोरस और 8% जो होता है वो पोटास होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे खाद डालने की जो प्रमुख विधियां हैं। प्रमुख विधियों में तौलियों या थाला में डालना, पट्टी में खाद डालना, छिड़काव विधि और बिखेर कर डालना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि नाम से ही सब कुछ पता चल जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखें तौलिए थाला में डालना। तौलिए में छोटे पौधों में आधा व बड़े 1 फुट की तने को दूरी रखते हुए खादें डाल दी जाती हैं। खादें पौधों की टहनियों के फैलाव के नीचे बिखेर कर डालने के बाद मिट्टी मिला दी जाती है। मिट्टी में खादें मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, और जब बहुत ज़्यादा नमी हो या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा हो तो खाद नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा है पट्टी में खाद डालना। टहनियों के फैलाव के बाहरी घेरे में 20 से 25 सेंटीमीटर पट्टी में खादें डाल दी जाती हैं, और ऊपर से क्या होता है, ढक दिया जाता है। ऐसे विधि का प्रयोग कहाँ पर लाई जाती है, जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, अगला है छिड़काव विधि। पत्तियों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। ज़्यादातर यूरिया खाद को पानी में घोलकर छिड़काव द्वारा पत्तियों पर डाला जाता है। 1 किलो यूरिया को 50 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पानी कम होने पर पत्तियों को झुलसने की संभावना होती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, छिड़काव विधि में। अगला है बिखेर कर डालना। पौधों की 2 पंक्तियों के बीच पौधों से उचित दूरी बनाते हुए खेत में बिखेर कर खादें डाल दी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में इस विधि का प्रयोग जो होता है वो बहुत ही कम किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कुछ प्रमुख विधियां, और उसके बाद हम लोग उर्वरक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। तो विश्व उर्वरक उपभोग के मामले में भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है, और पहले स्थान पर तब कौन है, चीन है। पोटास उर्वरक के मामले में भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। पोटास उर्वरक के मामले में उर्वरकों की खपत में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, पुदुचेरी। उर्वरकों की खपत में भारत में पहले स्थान पर पुदुचेरी का है। भारत सरकार ने फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति को लागू किया है। निम्नलिखित यूरिया का उत्पादन का जो उद्देश्य है वो किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करेगा, और सब्सिडी ब्याज में, ये ब्याह हो गया है, सब्सिडी ब्याज में
5600 करोड़ रुपए की कमी लाने का उद्देश्य है। किसके तहत? पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के तहत। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की घरेलू मांग 80% और फास्फेट की घरेलू मांग कुल कितनी है? 70%। इतने ही जो है पूरा कर पाता है, और जो शेष बचते हैं उसको भारत क्या करता है? आयात करता है। अगर हम कृषि विशेषज्ञों के अनुसार देखें तो देश में अलग अलग रासायनिक उर्वरकों का जो अनुपात होना चाहिए वो 4-2-1। 4 किसका? नाइट्रोजन का, और 2 किसका? फास्फेट का, और 1 किसका? पोटास का। तो इस तरह से ये थी उर्वरक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग देखेंगे क्या बचा। अब लोग हम देखेंगे कृषि यंत्र। कृषि यंत्र को देखिए, देश के विभिन्न राज्यों के लाखों किसानों की जो जीविका है वो खेती बाड़ी पर निर्भर है। किसानों की खेती बाड़ी से ही आम जनता का पेट भरता है। प्राचीन समय में कृषि को बहुत कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर आधुनिक दौर की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में कई तकनीकों का विकसित किया जा चुका है, और इसके द्वारा जो है खेती बहुत आसान हो गया है। खेती करना बहुत आसान हो गया है। इसके द्वारा क्या होता है? कृषि यंत्र से खेती की तैयारी करना, उसकी बुआई करना, सिंचाई करना, कटाई करना, ये सभी इनमें क्या होता है? कृषि मशीनरी का जो है बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी हो गया है। तो इनके प्रयोग से फसल की उत्पादन और गुणवत्ता क्या है? बढ़ी है। ठीक है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में बरानी क्षेत्रों में किसान धान, मक्का, कोदो, राई, सरसों, मूंगफली, दलहनी फसलों समेत कई सब्जियों की खेती करते हैं, मगर इन क्षेत्रों के किसानों को ज़्यादातर फसल कम पैदावार होती है। ऐसे किसानों के लिए कई उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके द्वारा किसान खेती जो है अपनी आमदनी को दुगना कर सके, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब कुछ कृषि यंत्र देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण कृषि यंत्र हैं। हालांकि कृषि यंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन कृषि यंत्रों को देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे रोटावेटर। रोटावेटर इस कृषि यंत्र से जो सूखे और नमी युक्त भूमि है उनको तैयार किया जाता है, और इस यंत्र के प्रयोग से खेत की मिट्टी में हरी खाद और भूसा अच्छी तरह मिलाया जाता है। इस तरह मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, और इस यंत्र द्वारा खेती में लगने वाली जो लागत है वो 60% तक कम किया जा सकता है। इससे फसल की जो पैदावार होती है वो अच्छी होती है। तो 60% तक इसकी जो होता है लगने वाली लागत को कम किया जा सकता है रोटावेटर से। अगला है धान ड्रम सीडर। इस यंत्र की मदद से धान में पहले से जमा बीजों को लेवा बनाकर खेत में बोया जाता है, और इससे कम से कम 20% बीज की बचत होती है, और फसल की जो बुआई होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है, और जो फसल के पैदावार और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? रोटावेटर और धान ड्रम सीडर। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? जीरो टिलेज और ट्रैक्टर चलित डिस्क हैरो। तो अब देखिए हम लोग देखेंगे जीरो टिलेज। इस मशीन की खासियत है कि किसान बिना खेत की जुताई करके गेहूं समेत अन्य फसलों की बुआई कर सकता है, और इसमें जो लागत होती है उसमें भी क्या होती है? बहुत कम लगती है। तो जीरो टिलेज का ही कार्य है। अगला है ट्रैक्टर चलित डिस्क हैरो। इसका उपयोग बगीचों और पेड़ों के बीच करना अच्छा माना जाता है। इससे खेत की तैयारी में लगभग 40% तक का लागत कम हो जाता है, और फसल की पैदावार अच्छी होती है। देखिए, अब आप लोग सोचेंगे ट्रैक्टर चलित डिस्क हैरो, तो ट्रैक्टर को क्यों नहीं बताया? ट्रैक्टर के बारे में बताना चाहिए। ट्रैक्टर में एक प्रश्न पूछा था कि ट्रैक्टर का आवाज़ कितने डीबी होना चाहिए। जब जो भी किसान भाई ट्रैक्टर लेते हैं उसके आवाज़ कितने डीबी होना चाहिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं तो हम अगले क्लास में आपको इसका जवाब बताएंगे। इस क्लास में बताने का मतलब ये आपको जवाब दी जाएगा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आपको इसका जवाब पता है या नहीं पता है।
ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगला चैप्टर, भारत के संदर्भ में गांवों का विकास। भारत के संदर्भ में गांवों का विकास, और गांवों के विकास के अंतर्गत वो चीजें हम लोग देखेंगे जो विकास नीतियों के अंतर्गत कार्य किया गया हो, गांवों के विकास की नीतियों के अंतर्गत कार्य किया गया हो, जैसे रूरल नॉलेज सेंटर्स और स्थायी कृषि विकास, परजीवी कृषि क्या होता है, क्रॉप जो होता है, एक क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम आया था, वो क्या है, राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है, राष्ट्रीय कृषि नीति से प्रश्न पूछता है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, मशरूम की खेती क्या होती है, ड्रिप सिंचाई क्या होता है। हमने आज सिंचाई पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे हमने ड्रिप सिंचाई की चर्चा नहीं की, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कल की क्लास में हम लोग अगले क्लास में जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ड्रिप सिंचाई जरूर उसके मतलब बात होगी, क्योंकि ड्रिप सिंचाई से प्रश्न बनता है। इसीलिए हम लोग गाँवों के विकास के अंतर्गत वो आता है, तो गाँवों के विकास महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है ड्रिप सिंचाई की, इसलिए उसको हमने क्या किया है, अगले क्लास में एक उसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उसको साथ में सम्मिलित करके उसको पढ़ाया है, ठीक। तो उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्रामीण साझा केंद्र, ग्रामीण साझा केंद्र को क्या कहते हैं, साझा सेवा केंद्र कहते हैं। और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कैसे हुआ, शहरों से गांवों में या गांवों से शहरों में किस तरह से हस्तांतरण हो रहा है, ग्रामीण विकास से संबंधित कैसे है प्रौद्योगिकी, ग्राम विकास से संबंधित कैसे है, समन्वित पादप पोषण प्रबंध जो हुआ उसको क्या होता है ये। तो इस तरह से जो कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना हो गया, जेट्रोफा आयल जो योजना चली है, जेट्रोफा आयल वो क्या होता है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, पसंद आई हो, तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके आप ज़रूर सवाल पूछेंगे, और उस सवाल का जवाब जो हमने लास्ट में पूछा, ट्रैक्टर का डीबी जो उसकी आवाज़ होती है उसकी डीबी कितना होता है उसको बताएंगे। और उसके बाद शेयर करना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ साथ क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए और उस क्लास का लाभ ले सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।